हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सत्यम पंडित और आज हम लेके आए हैं नया चैप्टर लॉ ऑफ मोशन। क्रैश कोर्स में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आज हम जो पढ़ाएंगे टॉपिक्स, इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड पुली। ठीक है, पिछले कई सालों से पुली पर क्वेश्चन आ रहा है। कंजर्वेशन मोमेंटम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चैप्टर, राइट। इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? देखिए, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी और कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगी अनटिल अनलेस इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे कोई बॉडी दौड़ रही है यानी मोशन में, तो हमेशा मोशन में रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई ब्रेक ना लगा दें। कोई भी बॉडी रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के चला जाते। ठीक है, एप्लीकेशंस, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। एप्लीकेशंस कैसे होंगी? जब कोई बॉडी, इस पे बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा। जो कोई बॉडी है चल रही है, चलते रहे, ठीक है, बस है, बस के अंदर आप बैठे हुए हैं, गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हैं और एक्सप्रेस वे पकड़ लिया आपने। सपोज पहले तो आपकी स्पीड 30-40, भीड़ भाड़ में गाड़ी चला रहे हो 30-40, देन आपने एकदम से एक्सप्रेस वे पकड़ लिया और आपने 30-40 की स्पीड को एकदम से एक्सेलरेट कर दिया और आपने स्पीड को 30-40 से स्पीड कहां चली गई? सीधा 80, 60, 70, 80 चली गई। तो क्या होता है, आपकी 30-40 स्पीड है तो क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है वो कार की स्पीड के साथ ही चलेगी, राइट। 30-40 की स्पीड है, आपने क्या किया? स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ाने पर क्या होगा? गाड़ी की स्पीड आगे निकल जाएगी ना आप पीछे चले। ऐसे तो होता है कि जैसे कि स्पीड बढ़ाई तो आप पीछे हो जाते हो, राइट। वाइस वर्सा, स्पीड अच्छी खासी स्पीड चल रही है, गाड़ी चल रही है, देख सडनली आपको एकदम से ब्रेक लगाने पड़े। ब्रेक लगाने पर क्या होगा? आप ब्रेक लगाओगे तो पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति है और आप क्या हो जाओगे? आगे हो जाओगे, ऐसे आगे झुक जाओगे, राइट। तो क्या होता है कि स्पीड थी 60-70 की, एकदम से ब्रेक लगा रहे, स्पीड 60-70 से एकदम से 0 पर आ गई, एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो क्या होगा? लॉ ऑफ इनर्शिया काम करेगा कि आपकी स्पीड 60-70 एकदम से 0 होगी। आपकी स्पीड, बाइक की स्पीड 60 थी, अब बाइक क्या 60 की स्पीड से चली थी, बाइक रुक गई और आप क्या निकल गए? आगे निकल गए। दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। न्यूटन का सेकंड लॉ तो आज पढ़ते हैं, फिर इन दोनों पर एक साथ, तीनों पर एक साथ क्वेश्चन करेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट। न्यूटन के 3 लॉ हैं, इसमें से दूसरा लॉ है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रियल लॉ भी बोलते हैं। इट्स अ रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का रियल लॉ है, मतलब कि इस लॉ से न्यूटन का पहला और तीसरा नियम बना है। इस लॉ से न्यूटन का पहला और तीसरा नियम बना। चलिए क्या है ये कहता है जो फोर्स होता है इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। कहने का मतलब जो फोर्स होता है, T फॉर मोमेंटम, T फॉर टाइम एंड डेल्टा फॉर चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। आई रिपीट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स, राइट। आप कहेंगे फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ma होता है? नहीं, इससे ये बना है, इससे ये बना है। रियल फोर्स का फॉर्मूला तो राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फटाफट से हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं। और इन पर तीनों पर एक साथ क्वेश्चन करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूं, और लास्ट में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस साल आने की संभावना 99% से 100% है।
लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसके आने की संभावना 99 से 100% है, बिकॉज पिछले 4-5 साल से लगातार उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी तरह के क्वेश्चंस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। न्यूटन का थर्ड लॉ, सभी जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? every action has equal and opposite reaction, right? सिंपल बात है। अब देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ एक्चुअल में एप्लीकेट क्या करता है? आपने कुछ एक्शन किया, उसका रिवर्स में, आपने कुछ एक्शन किया, उसका रिवर्स में वैसा ही रिएक्शन आएगा। जैसे आपने किसी को मारा सपोज, तो आपको भी लगेगा, राइट? और उतना ही लगेगा। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो हम दीवार में घुसा मारे तो दीवार को तो कुछ नहीं होता, हमारा तो हाथ टूट जाता है। मारना जरा, बोर्ड में मारिए, आपके हाथ में हो सकता है टूट ही जाए, इस पे हो सकता है हल्का सा क्रैक आ जाए, या दीवार पे कुछ ना हो। क्योंकि दीवार सख्त है और आपका हाथ उसके कंपैरिजन में मुलायम है, तो आपको ज्यादा महसूस होगा, दीवार को कम महसूस होगा, लगेगा उतने ही फोर्स से, जितने फोर्स से आपने मारा है उतने ही फोर्स को उसको लगा है। समझ में आई बात? तो यह एक्शन। अब गोली चलाते हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई गोली चला रहे हो, गोली नहीं चलानी है। आपने बंदूक फायर करी, मतलब गन शॉट किया, तो क्या होता है जब वो वाली राइफल से गन शॉट करते हैं तो आपका कंधा पीछे की तरफ झटकता है। गन शॉट करते हैं, कंधा पीछे की तरफ झटकता है, मतलब क्या है, गोली बहुत तेजी से आगे जाती है और कंधा पीछे से झटकता है। और नया व्यक्ति नोवाइस, तो अगर वो गोली चलाएगा तो हो सकता है उसका कंधा उतर भी जाए, समटाइम्स टूट भी जाए, राइट? क्योंकि वो झटका बहुत तेज होता है, क्योंकि गोली की स्पीड बहुत तेज होती है ना, राइट? कहते हैं ना जितना ऊंचा कूदना है उतना ही नीचे झुकना पड़ेगा। तो ये होता है एक्शन, ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ पर काम करता है। रॉकेट का सिद्धांत भी इसी पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, राइट? चलिए इन तीनों पर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड ऑफ। देखते ही आंसर लगा दीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फिजिकल इंडिपेंडेंस किस में होता है? फिजिकल इंडिपेंडेंस होता है न्यूटन के पहले लॉ में। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इस तरह से कि लॉ ऑफ इनर्शिया कौन से लॉ है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सब जानते हैं फर्स्ट लॉ। इससे ज्यादा न्यूटन फर्स्ट लॉ पे कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाएगा नीट के पेपर के बिहार पर, राइट? अब देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? तो मैंने फोर्स बता दिया कि फोर्स डिफाइन करता है F = डेल्टा P अपॉन T, राइट? दो चीज और करता है, मोमेंटम एंड इंपल्स। मोमेंटम एंड इंपल्स, ठीक है? मोमेंटम क्या होता है? P = mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। और इंपल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, राइट? एंड इंपल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी एंड इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, the force F acting on a particle of mass m, ft graph, ये ft ग्राफ है, force time graph, that is force, that is and that is time, right? Force time graph, that is ft graph। इस पे 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में क्वेश्चन, 2014 में क्वेश्चन आया, the force F graph acting on a particle of mass F, ft graph has shown the change in momentum of the particle over the time interval 0 to 8 seconds। 0 to 8 सेकंड के अंदर आपको मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम आपको पता है क्या होता है? mv होता है, पर यहां तो mv है ही नहीं। इंपल्स होता है फोर्स इनटू t,
बट प्रैक्टिकली जो मोमेंटम होता है वो इंपल्स के बराबर होता है, यानी कि इंपल्स को, मोमेंटम को आप F इंटू टी भी रख सकते हैं, या फिर I को आप M इंटू वी भी रख सकते हैं, राइट। चलिए करते हैं इसको। अब इसका मोमेंटम कैसे निकालूंगा मैं, एरिया निकाल दूं। सॉल्यूशन देख लीजिए, एरिया निकाल दीजिए। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मोमेंटम निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई मोमेंटम ऐसे ही तो निकलेगा, मोमेंटम निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए शुरू करते हैं। हाफ, बेस क्या है 2, हाइट क्या है 6, लेंथ क्या है 2 एंड ब्रेथ क्या है, एंड हाइट क्या है 3 प्लस लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, लेंथ क्या है 3 है, राइट 3, ब्रेथ क्या है 4, सॉलिड 2 से 2 कट गया 6 प्लस 6 प्लस 12, 24 न्यूटन सेकेंड आंसर पहला। इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए 2009 में क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A body under the action of a force F equal to 6I minus 8J plus 10K acquires an acceleration of 1 meter per second square. The mass of the body must be 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में बहुत मिलते हैं। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। क्या पूछा है इसमें, मास पूछा है। मास क्या होता है, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है 6I minus 8J plus 10K अपॉन एक्सेलरेशन A, तो आएगा 6I minus 8J plus 10K। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, दीज आर, ये क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड्स होते हैं, राइट। तो मैग्नीट्यूड को निकाल दो, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ 6I minus 8J plus 10K। अब देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करिए I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस K के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सबको जोड़ेंगे 200 आ जाएगा, तो 10 रूट 2 kg आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पर। A cricketer catches a ball of mass 150 gram in 0.1 second, moving with speed 20 meter per second. Then the experiences force of इतना न्यूटन, इतना न्यूटन, इतना न्यूटन। These are the options. These are the options. देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि 2001 में पूछा गया एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट मॉक टेस्ट में बहुत मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कहने का मतलब ये है क्या, न्यूटन सेकंड लॉ का अ क्रिकेटर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। सॉल्यूशन करते हैं इसका। मास कितना दे रखा है 150 ग्राम, राइट, इन 0.1 सेकंड। टी कितना दे रखा है 0.1 सेकंड, राइट। मूविंग विद स्पीड इतना मीटर पर सेकंड, टी कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। देन द एक्सपीरियंस फोर्स F पूछा है आपसे, तो F इज इक्वल टू क्या होता है P by T डेल्टा P, और P क्या होता है mv by T। m कितना दे रखा है भाई 150 ग्राम, v कितना दे रखा है 20 एंड t कितना दे रखा है 0. करेक्ट, पॉइंट हटाओ 0 लगा दो, राइट। तो पहली बात तो ये ग्राम में है, you will have to convert it into kilogram, then you will have to divide by 1000, right। you got 0 से 0 0 0 0 कट जाएंगी, 15 to 30 न्यूटन आंसर इज B, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे
वेदर वो मोमेंटम पर हो, फोर्स निकाले पूछे, या फिर अभी जो क्वेश्चन हमने पहले किया था आईजे केस की फॉर्म में, इतने आसान क्वेश्चन। अब थर्ड लॉ पर करते हैं क्वेश्चंस, न्यूटन के थर्ड लॉ पर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, a rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without length, without loss of speed as shown. The value of impulse imparted by the wall on the wall will इतना 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 इतना। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और अगर आप इसको कन्वेंशनल वे से करने लगे तो मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब समय ले लेता है। मैं आपको बिल्कुल टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट बताता हूं उसको करना कैसे। देखिए ये है न्यूटन के सेकेंड लॉ पर, क्यों? क्योंकि इसमें इंपल्स आता है, जहां पर इंपल्स आता है, जहां पर आपका मोमेंटम होता है, यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इसी तरह का, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा तो सिर्फ यहां पर एम पर हो गया, डिग्रीज पर, इन पर बदलाव होगा। अ रिजिड बॉल मास स्ट्राइक्स अ रिजिड बॉल एट 60 डिग्री गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड। ये 100% हर क्वेश्चन में मिलेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो स्पीड का कोई लॉस नहीं होगा, जिस स्पीड से टकराएगी उसी स्पीड से वापस आएगी, ठीक है। चलिए, आई शो द वैल्यू ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड। तो इंपल्स का मतलब क्या है? इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना फोर्स है, यहाँ पे टाइम। लेकिन क्या मैंने आपको चीज बताई है, ये इंपल्स जो होता है मोमेंटम के बराबर होता है। तो मोमेंटम क्या होगा? m इनटू टी, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में करना क्या है? इस केस में करना क्या है कि मास इनटू वेलोसिटी आने वाला, ठीक है ना, cos थीटा। cos कितना डिग्री? 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक। अब नीचे की तरफ है माइनस, फिर माइनस एम वी cos 60 डिग्री, तो दैट वुड बी एम वी cos 60 की वैल्यू हाफ, माइनस माइनस प्लस, हाफ आर हाफ, ठीक है। तो करना क्या है, एम वी जो ऊपर वाला है उसको डबल कर दो। ऊपर वाला क्या है? हाफ एम वी, हाफ एम वी डबल क्या हो जाएगा? एम वी, खत्म। ऑप्शन इज ए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सेकंड लॉ पर आ, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अब हम बात करते हैं पुली वाले क्वेश्चंस। सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पिछले 4 से 5 साल से लगातार आ रहा है और आपसे एक्सीलरेशन ही पूछ रहा है। एनएलएम में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए किस तरह से, सिर्फ यही बताऊंगा और यही क्वेश्चन आपको, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। देखिए एक पुली बना देते हैं, उस पर वेट लटका देते हैं। सपोज 1 किलोग्राम का एक वेट लटका देते हैं, 2 किलोग्राम का, टेंशन ठीक। चलो अब इसमें आपसे एक्सीलरेशन पूछना है। पहली बात तो 99% यही क्वेश्चन आएगा, और 99 में भी 99% एक्सीलरेशन ही आपसे पूछेगा। टेंशन में पूछने कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन देखिए कैसे। अब ये क्योंकि इसका मोशन किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि वेट दीवार है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। वस्तु का भार है नीचे की तरफ, यानी कि 2g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1g, ठीक है। ये इसको खींच रहा है तो क्या हो जाएगा? 2g माइनस t इज इक्वल टू 2a इक्वेशन में। अब ये टेंशन ऊपर जा रही है तो t माइनस 1g यानी कि g इज इक्वल टू 1a यानी कि इक्वेशन। t से t कट गया, g में से g गया, g बचा 3a, a की वैल्यू कितनी है? g बाय 3, ठीक। टेंशन पूछे तो किसी में एक मार दो, एक मार देता हूं मैं, सेकंड चाहे फर्स्ट मार तो मैं सेकंड मारता हूं, t माइनस
g इज इक्वल टू एक ही वैल्यू g बाय 3, g इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा g बाय 3 प्लस g, यानी कि 4g बाय 3। टेंशन कितनी आ गई 4g बाय 3 टेंशन आपकी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक समझो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक्सीलरेशन निकालने की, m1 m2 दोनों का अंतर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दोनों का सम इनटू g। इस ट्रिक से करके देख लो क्या होगा, m1 माइनस m2 दोनों का अंतर कितना है, एक तो भाई 2 किलोग्राम है, एक 1 किलोग्राम है, एक का अंतर हो गया इनटू g अपॉन दोनों का सम g। ठीक है, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं इसका, ठीक है ना, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पुली वाले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा क्या है, two bodies of mass 4 kilogram and 6 kilogram are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless as shown. The acceleration क्या पूछा है, एक्सीलरेशन। मैं बताया ना 99% एक्सीलरेशन ही पूछेगा आपसे। of the system in terms of acceleration due to gravity g के रेस्पेक्ट। ठीक है, करते हैं, ये सॉल्व करते हैं भाई, इसको सॉल्यूशन दे रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले कन्वेंशनल मेथड से देख लेते हैं कैसे, कि भाई भारी क्या है a वाली 6g, हल्की क्या है a वाली 4g, मोशन की तरफ हुआ भारी की तरफ, इधर की तरफ टेंशन। ठीक है, सॉल्व कर दो, ये नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा 6g माइनस t इज इक्वल टू 6 इक्वेशन। ये ऊपर की तरफ हो जाएगी, क्या होगा टेंशन खींच के रखेगी, t माइनस 4g इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 2 करो। t से t कट गया, 3 से 2 कटेगा 2g इज इक्वल टू 10a, तो a कितना आ जाएगा 5 बार चला जाएगा, g बाय ऑप्शन इज सी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लगाना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, दोनों का अंतर कितना है 2 किलोग्राम और दोनों का सम कितना है 10 किलोग्राम इनटू जी। लो यहां पे ऐसे हो गया जी बाय। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं एलएलएम के थ्रू कुछ आपकी हेल्प करना चाहता हूं, कुछ आपको ट्रिक्स बताना चाहता हूं। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं फिर आपको बताता हूं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, A car is negotiating a curved road of radius r. The road is banked at an angle theta. The coefficient of friction between the tire of the car and the road is μs. The maximum safe velocity on this road is. ठीक है, these are the options and नीट 2016 के पहले पेपर, 2016 में 2 बार पेपर हुए थे नीट के, तो उसके पहले वाले पेपर में आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है बैंकिंग ऑफ रोड का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि स्मार्टनेस। नीट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आते, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को कर गुजर जाएंगे। राइट, अब देखिए क्वेश्चन आप इसको सीधे तरीके से लेने लगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन नीट में आपकी स्मार्टनेस देखी जाती है। अब इसको आप सीधा सॉल्व करो, हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हो जाएगा, पर इट विल टेक टाइम। ठीक है, यहां पर हमको टाइम खर्च ज्यादा नहीं करना, बहुत सारे तरीके करने से हो जाएगा। लेकिन एक तरीका जो हमने बहुत ही सबसे पहले सीखा है वो है यूएमएम, यूनिट मेजरमेंट की हेल्प से। करेक्ट, चलिए देखते हैं। देखो यूएनएम की हेल्प से कैसे करेंगे, क्या पूछ रहा है आपसे, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एक बार ऑप्शन में देख लो, क्या पता
आपको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। देखो कैसे करेंगे। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर आर का स्क्वायर हो जाएगा ना, आर क्या होगा, मीटर, तो मीटर पर सेकंड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में वैसे भी म्यू फ्रिक्शन कोई यूनिट नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, वन कांस्टेंट कोई यूनिट नहीं, म्यू कोई यूनिट नहीं, यानी कि इसकी जो यूनिट होगी पहले वाले की अंडर रूट में मीटर पर सेकंड क्यूब, यानी कि ये वेलोसिटी की यूनिट नहीं बन पाएगी, यानी कि पहला ऑप्शन तो। दूसरे ऑप्शन में क्या है, जी मीटर पर सेकंड और आर का स्क्वायर है, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड की पावर 4, यानी कि ये हो गया अंडर रूट में मीटर पर सेकंड की पावर 4। इसकी कोई यूनिट नहीं, इसकी यूनिट नहीं, इसकी नहीं, किसी की, इनमें से चारों में से किसी की कोई यूनिट नहीं है, तो ये बाहर निकल के बनेगा अंडर रूट एम पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये भी वेलोसिटी की यूनिट को पास नहीं कर रहा, ये भी नहीं। तीसरे वाले पर आ जाइए, क्या है, अंडर रूट एक्सीलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगी मीटर स्क्वायर, ये तो होगी रेडियस की, इसकी कोई यूनिट नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं, इसकी भी नहीं, इसकी, तो क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसकी भी। इसके देख लेते हैं जी, अंडर रूट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू क्या, आर सेकंड, ठीक है। चलो ठीक है, कुछ गड़बड़ कर देंगे, जी अपॉन आर मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। The car is negotiating a curved road of radius r. The road is banked at an angle theta. The coefficient of friction between the tire of the car and the road is mu s the maximum. ये है जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन है। देखिए एक बात समझिए, कोई बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस, ठीक है, ऑप्शंस दोगे आप कर देंगे, क्या कि वो आपने सही किया, कितने नंबर देके जाएगा, 4 नंबर देके जाएगा, ठीक है। और एक रोटेशनल का बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया, बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया, नीट में टफ क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। नीट में अगर क्वेश्चन टफ दिख रहा है तो आपकी दिमाग का वहम है, और अगर एक्चुअल में क्वेश्चन टफ, वाकई में क्वेश्चन टफ आया भी है, तो जरा देखना संभल के, कुछ दूसरा तरीका अपनाना कि वो क्वेश्चन, दूसरे तरीका जो होगा वो क्वेश्चन आसान से भी आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ वही है, ठीक है। और कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ भी गया तो वो भी आपको 4 नंबर देके जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको आसान बनाते हैं, ये क्वेश्चन है बैंकिंग ऑफ रोड का, सॉल्व करने बैठोगे, बैंकिंग ऑफ रोड निकालोगे, कंपोनेंट्स निकालोगे, आंसर आ जाएगा, मुझे पता है आप ले आओगे, लेकिन समय लगेगा। अब चुटकियों में आंसर कैसे लाएंगे, जरा यूनिट मेजरमेंट पढ़ा आपने, इसको सॉल्व करो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू रेडियस का, रेडियस क्या होता है 1/मीटर, ना इसकी कोई यूनिट होती, ना tan थीटा की कोई यूनिट होती, ना 1 की, ना म्यू s, इसकी किसी की कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, क्या जाएगा, मीटर से 1/सेकंड अंडर रूट 1/सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1/सेकंड बाहर निकलेगा, यानी कि ये वेलोसिटी की यूनिट। इसको सॉल्व करो, जी की वैल्यू क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी, और इसका क्या है 1/मीटर स्क्वायर, अंडर रूट में बनेगा पर सेकंड स्क्वायर मीटर, यानी कि ये भी नहीं बनता। चलो थर्ड करते हैं, थर्ड में जी की क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर की क्या है मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब बन गया, ये भी नहीं बन पाएगा, जरा इसको कर लेना, डी ऑफ क्वेश्चन अंडर रूट
क्या होगा इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर क्या, रेडियस, मीटर स्क्वायर। जरा न्यूएस फ्रिक्शन नहीं होती कोई यूनिट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई यूनिट नहीं होती, वन कांस्टेंट कोई यूनिट नहीं, न्यूएस फ्रिक्शन कोई यूनिट नहीं, tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट। ये क्या हो गया, मीटर की पावर, सॉरी मीटर, ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, अंडर रूट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। इतना आसान तरीके से हो गया। अब चीज देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठता तो समय लगता बहुत ज्यादा, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाया तो उतना समय लग गया, नहीं तो प्रैक्टिस ऐसी होती है बच्चों की, देखते ही क्या इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती, चलो ये नहीं हो सकता, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, अरे ये बढ़िया, ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, हाँ मीटर से मीटर करके, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड से ये समझ लो। तो इस तरह के स्मार्टनेस भी आपको दिखानी है एग्जाम में, ठीक है ना। अगर कोई, देखिए मैं आपको बिल्कुल की पॉइंट बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूँ। अगर आपके एग्जाम में कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखाई दे, देखिए दो तरीके से इंसान को, कैंडिडेट को कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिलता है। अगर बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं करी है तो चाहे आपसे पूछ ले कि आपसे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले, तो बच्चा तब भी इसको डिफिकल्ट है। दूसरा, बच्चे ने पूरी प्रैक्टिस करी है लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है और डिफिकल्ट है भी, ठीक है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बोल रहा हूँ, नीट के एक्सपीरियंस से बात बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है, ठीक है, तो उसका 100 नहीं 110% दूसरा रास्ता ऐसा होगा कि वो क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना सके। ये 2016 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ, और इसको अगर सॉल्व करने बैठ जाए तो आपका दिमाग वाकई में घूम जाएगा। कॉम्प्लेक्स बहुत, इतना भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन नीट में इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, यानी कि इसका 100% कोई दूसरा रास्ता ऐसा होगा तो इसको क्वेश्चन को आसान बना रहा है। तो आपकी निगाह जब एमसीक्यूज में, क्वेश्चन एमसीक्यूज के हेल्प से भी होते हैं, ना केवल नीट में बट आल्सो दुनिया के हर एग्जाम। हाँ, जेई एडवांस में तो मैंने ऐसा नहीं देखा, लेकिन ऑलमोस्ट सभी एग्जाम, ठीक है। तो ये थी आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ 4 टॉपिक्स पे काम करना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड लॉ, ये तो पहला टॉपिक हो गया। दूसरा आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, और तीसरा पुली वाले क्वेश्चन पर। जो पुली वाले क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में जरूर आते हैं, और इससे, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, और अगर एक क्वेश्चन आएगा तो बात पक्की मानिए कि पुली वाला क्वेश्चन तो जरूर ही, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, ऐसे बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनको एक्चुअल में ट्यूशन नहीं मिली है, जिनको इस क्लास की जरूरत है, जिन्होंने पूरी साल मेहनत करी है, ठीक है। और अच्छे कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। थैंक यू।